नमस्कार, मैं हूं इंदु तोमर और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। मैं थक नहीं सकती, मैं रुक नहीं सकती, अभी तो सफ़र का हर कदम शेष है। मैं थक नहीं सकती, मैं रुक नहीं सकती, अभी तो सफ़र का हर कदम शेष है। सपने संजोए हैं, मंजिल बुला रही है, जीत की कहानी लिखना अभी शेष है। क्रोध है, मोह है, प्रेम है, विरह है। क्रोध है, मोह है, प्रेम है, विरह है। हर भावना में छिपा जीवन का संदेश है। अवसाद है, तनाव है, फिर भी मेरा हौसला लाजवाब है। हर चुनौती को हराना मेरा विशेष है। मैं झुक नहीं सकती, मैं टूट नहीं सकती, हर गिरावट से खुद को उठाना मेरा अभ्यास है। राह कठिन सही, संग संघर्ष सही, लेकिन अपने सपनों तक जाना ही मेरा विश्वास है। कदम कदम पर संघर्ष करूंगी, हर कठिनाई को पार करूंगी, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही मेरी प्रेरणा है और लक्ष्य पाना अभी शेष है। और हाँ, आज की नारी कोई एक भूमिका नहीं, वह अपने आप में एक संपूर्ण शक्ति है। जी हाँ, आज हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है हमारे इस पॉडकास्ट में, जिन्होंने सामाजिक सेवा से राजनीति तक का सफ़र पूरी गरिमा, संघर्ष और संकल्प के साथ ही तय किया है। यह वो नाम है जिन्होंने नारी को सिर्फ घर की सीमा तक ही नहीं, समाज और सत्ता के हर आयाम में मजबूती से खड़ा किया है। मनीषा सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के स्पेशल पॉडकास्ट में। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। यहाँ हम आज जानेंगे आपकी यात्रा, आपके विचार और आपका दृष्टिकोण, जो आने वाली पीढ़ियों को बहुत अच्छी और एक संपूर्ण दिशा देगा। सो मनीषा जी, बेसिकली हर इंसान का एक अपना पर्पस होता है। हर इंसान एक उद्देश्य के साथ अपने आप को बड़ा करता है और सोचता है कि मैं इस चीज़ के लिए इस धरती पर आया हूँ। तो जाहिर सी बात है कि आपको भी अब आज के इस एज के इस पड़ाव में या इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपको भी एक लगता होगा कि मेरा भी एक उद्देश्य है। तो वो क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है आपका इस बिल्कुल, मैं भी ये मानती हूँ कि हर एक इंसान को अपने आप से ये ज़रूर पूछना चाहिए कि मेरा आने का क्या मकसद है, मैं आया हूँ तो यहाँ पे क्या उद्देश्य है। तो सेम उसी तरह से मैंने भी अपने आप से सवाल किया और मैंने पूछा तो मैंने ये पाया कि देखिए, स्वयं के लिए तो हर कोई जीता है। अगर हम किसी की मुस्कान बन सके, हम मदद कर सकें, दूसरों के लिए जिए, वो एक जीवन में आना बहुत बड़ी बात है। और मैं भी आई हूँ तो मैं भी ये करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सकूँ। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं कि हाँ, सिर्फ अपना एक निजी फ़ायदा जो है वो लोग ढूंढते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, मुझे ये फ़ायदा मिल जाए, मुझे उससे मिलना है तो ये हो जाए, या मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें कर लूँ। तो उनकी वजह से उनको लगता है कि ये मेरे उद्देश्य पूरे हो जाएं, बस हमारी ज़िंदगी का यही मकसद है और बस ख़त्म। या फिर उससे भी बड़ा जब लोग सोचते हैं और जब आप कहते हैं कि एक व्यक्तिगत सोच से आप एक सामाजिक सोच और एक राष्ट्र हित की सोच तक अगर आप जाते हैं, तो सच में वाकई ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा विरला ही कोई सोच पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान कर के। और जहाँ तक आपके एक एक्सपीरियंस में हमने बात की थी, और आपका एक NGO है, आपका मान फाउंडेशन है, तो मान शब्द कहाँ से आया और मान फाउंडेशन की शुरुआत आपने कैसे की? देखिए इंदु जी, मान का मतलब है सम्मान, वैल्यू करना। मैंने बचपन से सीखा है कि हमें हर एक चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, तो वहीं से शुरुआत हुई। मान शब्द, मान एक संस्था नहीं है, ये एक सोच है। और मैं जहाँ तक कि अगर शुरुआत की बात पूछते हैं तो देखिए, बचपन से एक
आर्मी बैकग्राउंड से रही हूँ, देखा है मैंने किस तरह से सेवा की जाती है। सबसे बड़ी सेवा मैंने कहा जैसे देश हित के लिए सेवा है, देश के लिए सेवा है, तो वो सारा माहौल हमेशा से देखा है। और वही कि हम कई बार होता है कि हम जब आते जाते हैं तो हम बाहर देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से हमारे आसपास का माहौल है। तो एक दिन मैं ऐसे ही एक गवर्नमेंट स्कूल के सामने से गुज़र रही थी और वहाँ पे मैंने देखा कि घुमंतू जाति के कुछ समाज के कुछ बच्चे थे, अधनंगे से मैले कुचैले कपड़ों में, वो एक स्कूल को खड़े होकर देख रहे थे। ओके। और वो उसी स्कूल को, सरकारी स्कूल को देख रहे थे। तो थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि ये बच्चे बाहर क्यों, अंदर क्यों नहीं है, इनकी भी तो पढ़ने की एज है। तो मैंने उनसे ऐसे ही जाके पूछा कि बेटा आप अंदर क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि ना मैडम ये हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा। तो ऐसा क्यों? तो पता चला कि क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे, ऑब्वियस सी बात है कि इसलिए उन्होंने एंट्री नहीं दी थी वहाँ पे। तो उन्होंने, और कोई एडमिशन भी नहीं था, और वो एक तरह से एक बस्ती थी और वहीं के बच्चे थे, वो 5-7 बच्चे थे। तो मैंने उनसे जब अंदर जाके प्रिंसिपल मैडम से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कारण है। तो उसके बाद में हम लोग गए, उनके लिए हमने व्यवस्था की, कपड़ों की, बैग की, और इस तरह से व्यवस्था करके और उनका नेक्स्ट डे एडमिशन करवा दिया। तो इस तरह से शुरुआत हुई। फिर हमने देखा कि यही बच्चे नहीं थे 5-7, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। और अभी कहते हैं कि ये एक तरह से हमारी बेसिक नीड है। बिल्कुल। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी एक बुनियादी नीड है, उसको तो मिलना ही चाहिए। और वो भी कुछ ऐसे बच्चे अपनी बेसिक नीड नहीं पूरी कर पा रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ वो भी रोटी कपड़ा मकान, हाँ। उसकी वजह से। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर हमने धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे बच्चों को उस स्कूल में पाया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, क्योंकि जगतपुरा एक स्लम एरिया है, पूरा बहुत बड़ा स्लम एरिया है। उस स्लम एरिया में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम भी करना पड़ता है, उन्हें कमाना भी पड़ता है। और इस तरह से हमने काफ़ी बच्चों को एडमिशन कराया। वो वहाँ पे जो स्कूल थी, जो सरकारी स्कूल थी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे बदलाव किए। जिस तरह से जर्जर स्कूल थी, उसमें हमने शुरुआत की कि ना हमें इसमें थोड़ा सा बाउंड्री वॉल है उसको बनवाना, बच्चों की क्या क्या नीड्स थी। उसके बाद में हमने उस स्कूल के भी, जैसे वॉशरूम, वहाँ पे वॉशरूम नहीं थे, वो बनवाना। बच्चियाँ अपने मतलब उसके लिए, टॉयलेट्स के लिए अपने घर जाती थी बीच बीच में उठ के। तो मतलब ऐसी बहुत बड़ी चीज़ें देखी हमने जिससे हमें ज़रूरत लगे कि हमें वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो हमने उस स्कूल से शुरुआत की। और ऐसे हम कई स्कूल हैं जहाँ पे हम इस तरह से काम कर रहे हैं अभी भी, और बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों के साथ में उनके लिए शिक्षा, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको पता होनी चाहिए। उनके स्किल्स के लिए उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको हम शिक्षित करते हैं। स्वास्थ्य के लिए जैसे उनको उनके जो मेडिकल कैंप्स है वो लगवाते हैं। फिर ज़रूरतमंद की उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर सरकार से मिलती हैं बुक्स और बाकी बैग्स हो गए, पहले यूनिफॉर्म हम लोग दिया करते थे, हम लोग आत्मरक्षा कैंप लगाया करते थे उनके लिए। तो इस तरह से हमने शुरुआत की और आगे बढ़ते बढ़ते देखिए एक बहुत बड़ा कारवां बन गया। उसके बाद में हमने कला संस्कृति में बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा, उनसे साथ साथ में हम नशा मुक्ति पे भी अभी अभियान पे हम काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका ये चल रहा है। बिल्कुल। और साथ साथ में महिलाएं हैं ऐसी जिनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। तो कला संस्कृति से हमने युवाओं को जोड़ा, वो भी एक अलग अनुभव था। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर हम लोग मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा हावी हो गया है हमारे ऊपर। और वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा हावी है कि जिसकी वजह से हमारे अपने खुद के जो ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, लोग भूलते जा रहे हैं। और अभी हाल ही में जैसे तीज निकल के गया, तो मैं भी बहुत सालों बाद एक तीज के फंक्शन में यहाँ देख करके, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी वो रिचुअल्स से, वो देख करके अच्छा लग रहा है कि क्या हमारी संस्कृति में हमारी बुजुर्ग महिलाएं भी ऐसे किया करती थी, और वो हमें आज तक या हमारे आने वाली जनरेशन्स तक वो आना और पहुंचना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने शुरुआत की थी
कि महिलाओं को एक साथ लाने, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, जैसे आपने भी कहा कि मैंने बहुत समय बाद में, तो सारी महिलाएं एक जगह, क्योंकि पहले हुआ नहीं करते आ थे, पाती। रावले हुआ करते थे, हाँ। वहाँ एक साथ सब 30 त्योहार मनाया करते थे। तो यहीं से मैंने सोचा कि यहाँ पे भी ज़रूरत है, सब भागदौड़ बिल्कुल। भरी ज़िंदगी में किसी को समय ही नहीं है अपनी परंपराएं, अपने 30 त्योहार मनाने का। तो हमने एक साथ महिलाओं को हाँ। इकट्ठा किया, गणगौर उत्सव किया, तीज उत्सव किया, घूमर उत्सव किए, हाउ स्वीट। गैलोर किया, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हमने करवाए जिससे युवाओं को लाए ज़्यादा से ज़्यादा, जो उनसे जुड़ सके। बहुत ज़रूरी है आज की डेट में ये, तो बहुत अच्छा लगा ये सुन कर के। मैं एक और चीज़, आपका एक और दूसरा रूप है जो शायद हमारे दर्शकों को वो देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, कि आपने राजनीति में भी कदम रखा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करती रहीं, जहाँ आपकी ये चीज़ें रहीं, वहाँ धीरे धीरे आपको राजनीतिक नेता के रूप में या राजनीति में आपका जो रुख आया, वो क्या वजह रही? वो कैसे आपने उधर राजनीति की तरफ कदम रखा? देखिए, एक कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बदलाव का रूप है, जहाँ पे अगर हम कहते हैं कि एक दर्द है, दर्द की दवा अगर हम देते हैं और तो मतलब उससे जो बीमारी है वो ख़त्म नहीं होती। तो जो बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। अच्छा। तो जो सेवा है उसका जो बहुत बड़ा रूप है वो एक राजनीति व्यवस्था से जुड़ा हुआ आएगा। है। तो वहाँ से हम, मेरी जो राजनीति की जो है कि हमने समाज सेवा की, लेकिन व्यवस्था में आकर हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो वहीं से मेरी एक सोच है, एक मंजिल है, एक नई राह है, वो शुरू हुई। राजनीति से बदलाव समाज में आने का जो आपका सोच है, वो आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग जब राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में तो लड़ाई झगड़े, पक्ष विपक्ष, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, चीज़ें करना, नो डाउट बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनती हैं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हम वो सारी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो आम जनता तक, या जो एग्जैक्टली जिसको उसकी नीड है वहाँ तक पहुँचाना और सही तरीके से पहुँचाना हमारा एक लक्ष्य रहता है। वो आपने बखूबी किया है। लेकिन एक और आज भी एक और मेरा सवाल, इसमें दो सवाल रहेंगे कि एक तो धारणा आज भी बनी हुई है परिवारों में कि स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए राजनीति अच्छी नहीं है। आज भी बहुत सारी बातें हैं, आप भी जानती हैं, आप इस फील्ड में हैं, तो वो लोग कहते हैं, उस बारे में बात करते हैं। आप सामने नहीं कहेंगे तो पीछे बात करें। दूसरा एक खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, जहाँ राजनीति एक इतनी बड़ी चीज़ है कि अपने आप में बहुत बड़े, जैसा मैंने कहा कि पक्ष विपक्ष और सारे लोग जहाँ चीज़ों को लगे होते हैं, वहाँ एक स्त्री के तौर पर आपका उनके बीच में रहना, उन लोगों के बीच में, या और भी बहुत सारी जो जमी हुई व्यवस्था है, जिन लोगों का जमा हुआ वर्चस्व है, उनके बीच में अपने आप को एक लेकर के आना और उन लोगों का आपको एक्सेप्ट करना, स्ट्रगलिंग तो रहता ही होगा आपके लिए भी। तो वो राजनीति से आप कैसे अपने आप को जोड़ती हैं और कैसे आप समाज को ये बताना चाहेंगी कि स्त्रियों के लिए इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, उससे धारणाएं बन जाती है, बिल्कुल। लेकिन ज़रूरी नहीं होती जो धारणाएं हैं वो कहीं हमेशा ही सही हो। से राजनीति का सफ़र चुनौतीपूर्ण तो है, परंतु मुझे लगता है कि मेरे लिए सम्मानजनक भी है, क्योंकि वहाँ से एक नई पहचान और एक सम्मान तो मिलता ही है। ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम समझते हैं कि महिलाओं के लिए, जहाँ हम एक बार बराबरी की बात करते हैं महिला और पुरुष, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ये है कि महिलाएं कम है, लेकिन इसीलिए शायद हो सकता है कि उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे महिलाएं, मैं कहती हूँ कि आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आना चाहिए। जब आप एक घर की व्यवस्था संभाल सकती हैं तो आप एक देश की व्यवस्था भी बहुत बखूबी निभा सकती हैं। तो इस तरह से ज़्यादा महिलाओं को आना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुरक्षित वो अपने एक एस्पेक्ट से हम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे सुरक्षित है, आप अपने कार्य पे ध्यान दीजिए और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है आप उस पे फोकस कीजिए। मेन चीज़ ये है। तो अपनी गरिमा में जो यात्रा है वो एक कहते हैं ना कि मंजिल तक पहुंचाएगी ही ज़रूर। तो यहाँ से महिलाओं को मैं मानती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए
और अपने आप को अपने नेतृत्व को, अपने कौशल को दिखाना चाहिए। एक छोटी सी एक बात मेरे दिमाग में आई, जो डेली सोप्स हम देखते थे, वो जो छोटे छोटे जी। सीरियल्स आते थे कि घर में ही राजनीति चलती है, तो महिलाएं हाँ। तो उसमें निपुण होती है। वही है, घर की राजनीति से, और महिलाओं ने साबित किया है नेतृत्व को। आप देखिए राजस्थान से वसुंधरा राजे जी हैं, दिया बिल्कुल। कुमारी जी हैं, फिर हम आप बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण जी हैं, हमारी स्मृति ईरानी राष्ट्रपति हैं, हैं अगर आज। आप बात आज करते हमारी हैं, राष्ट्रपति हैं देश जी की, हैं। आज स्मृति ईरानी जी हैं महिला। जो डेली सोप की बात कर रहे थे, वो निकल के उन्होंने अपने आप को साबित किया, स्थापित किया। तो इस तरह से महिलाएं एक बहुत अच्छा नेतृत्व ना कौशल दिखा सकती हैं राजनीति में, और देश की सेवा बिल्कुल कर सकती हैं। और हम आपको भी देख रहे हैं अब, तो हम देखना चाहेंगे आपको भी बहुत सारी बड़ी ऊंचाइयों पर। तो उसके लिए हमारी तरफ से तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं ही। बहुत बहुत आभार। बहुत मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में जो एक स्त्री का जो कार्य क्षेत्र है, जिसको अगर हम कहें कि वो एक अपना एक वर्किंग स्टाइल है, एक वर्किंग उसका फील्ड रहता है, फिर एक उसका एक पर्सनल फील्ड रहता है, यानी अपना काम करने जाएगी, अपनी चीज़ें करेंगी, आप वो किसी में भी हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट है, चाहे वो एक कॉरपोरेट में है, या फिर वो राजनीति में है, या किसी में भी है। फिर एक उसका पर्सनल है, उसका घर है, परिवार है, समाज है, उसको बहुत सारे रिश्ते निभाने हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है, जो सामंजस्य है, वो एक स्त्री कैसे बना सकती है, और आपने उसमें अपने आप को कहाँ पाया है? देखिए, मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, Sweet. क्योंकि मैंने हमेशा से, अगर देखिए अगर बचपन से लेके की बात की जाए तो बचपन में मैं ज़रूर हॉस्टल में रही थी, 7 साल हॉस्टल में लाइफ जी। उसके बाद में जब मैं फर्स्ट ईयर में होते ही शादी हो गई, और मैं अपने जब परिवार में आई, अपने ससुराल में आई, तो वहाँ से शुरू होती है एक महिला की, कहते हैं कि जो जीवन है, वहाँ से उसको मल्टीपल कहते हैं कि मतलब निभाने पड़ते हैं रिश्ते। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि जब हम परिवार में आते हैं, वहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों को भी संभालना है, हमारे इन लॉज है उनको भी संभालना है, हमारे और भी रिश्ते हैं, बहुत सारे रिश्ते जो बन जाते हैं, उनको भी निभाना होता है बहुत अच्छे से। तो उन मामलों में मैं कहती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली भी हूँ कि मुझे हमेशा से सहयोग मिला, एक तरह से मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला। मेरा जो परिवार का जो सहयोग रहा है, और जो मेरे सहयोगी रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका सहयोग रहा है। तो एक साथ मिलकर अगर हम किसी मोटिव को अगर हम मतलब पाना चाहते हैं, किसी मंजिल को पाना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम निजी लाइफ की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं निजी लाइफ की, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बैलेंस है, हम परिवार के साथ में भी बना के रखें, अपने बच्चों को भी संभालें, उसके बाद अपने इन लॉज को संभालना हमारे लिए एक हमारी बहुत पूरी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे मैंने किस तरह से किया वो मैं बताती हूँ कि मैं बच्चों के साथ में, अगर मुझे एक बार लगा कि अगर मैं कहीं और काम करती हूँ तो मैं बच्चों का साथ मेरा छूट जाएगा, उनको मैं कम देखभाल कर पाऊँगी, तो मैंने जो टीचिंग वो है प्रोफेशन, वो मैंने चुना। अरे वाह। मैंने 16 साल तक टीचिंग की, जब तक मेरे दोनों बच्चे प्री प्राइमरी टू 12th तक पास आउट नहीं हो गए। तो आपका पर्पस सिर्फ वही था कि बच्चों के साथ ही जाना है, और बच्चों के साथ जाना, बच्चों के साथ आना, उनसे बातें करना, पूरे दिन की उनके ऊपर एक नज़र रखना, पूरे तरह से एक मतलब मैं इस तरह से मैं कह रही हूँ कि सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे वो मौका मिला, अपने बच्चों के साथ जीने का मौका मिला, वो बॉन्ड बनाने का मौका मिला, और इस तरह से मेरा बच्चों के साथ बैलेंस बना। मैं आज भी जॉइंट फैमिली में हूँ, तो मेरे पूरा परिवार मेरे साथ में रहता है, उन सबके साथ में भी हमारा जो भी है पूरा जो बॉन्डिंग है वो है ही। तो इस तरह से मैंने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, उन दोनों को बैलेंस बना के चला है। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट मानती हूँ इस चीज़ को लेकर। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि आजकल अगर किसी भी फील्ड में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अगर थोड़ा सा मैनेज करना सीख जाएं, और अगर थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ चीज़ें अचीव की जा सकती हैं, और लोग भी आपको फिर सपोर्ट करने लगते हैं, आपको समझने लगते हैं। मैं जब जैसे हॉस्टल लाइफ में रही हूँ तो मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट रही हूँ,
तो उस तरह से मैंने शुरू से ही बच्चों को भी उसी तरह से बनाया कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आप रहो। जैसे अभी भी हैं तो अपना काम खुद करना, सब तरह से करना। अब तो खैर बड़े हो गए हैं तो अब अपने आप को अच्छे से संभाल रहे हैं। वेरी नाइस। आजकल लड़कियों के बीच में ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल की जो लड़कियां बड़ी हो रही हैं वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हैं, आसमान छू रही है वो, लेकिन ऐसा कुछ कुछ पीछे छूटता भी जा रहा है उनसे। बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, आप एक ज़िंदगी में कुछ ही चीज़ें पूरी कर पाओगे। तो आप उनके लिए जो वो कुछ चीज़ें अनदेखा कर रही हैं, कुछ चीज़ें छोड़ रही हैं, शादियों के बारे में उनके कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं, बच्चे पैदा करने के बारे में कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आसमान छू रही हैं, उड़ रही हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ की कमी मैं मानती हूँ कि वो जड़ों से जुड़ी हुई नहीं है, ज़मीन से जुड़ी हुई नहीं है। अगर इस तरह से उड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ज़मीन से नहीं जुड़ोगे तो वहाँ पे आपको नुकसान होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे एक नारी मैं मानती हूँ परिपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें जो भगवान ने हर एक गुण दिए होते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को समझना है। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उड़िए, अपने पंखों को फैलाइए, लेकिन आप ज़मीन से ज़रूर जुड़े रहिए, अपने रिश्तों को संभालिए, अपने आसपास जो माहौल है उन सबको नोटिस करके उन सबके सहयोग और उनके सबको साथ लेकर चलिए। और अगर हम बात करते हैं जो बच्चियां हैं, आजकल देखिए आप सोशल मीडिया पे जाना चाहती हैं, लेकिन जो रियल लाइफ है, जो उनका जो जीवन है, उनसे वो डिटैच हो रही है, जो जीवन जी नहीं रही है। एक तरह से जीवन है बहुत अलग है, बहुत प्यारा है। हमें अपने जीवन को जीना है। हमें हर एक जो महिलाओं को जो ईश्वर ने जो खूबसूरती दी है, जो मन की खूबसूरती दी है, उसके साथ में रह के जीना है। तो यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं बहुत जल्दी अपने कहते हैं ना कि बहुत जल्दी से ये कहना शुरू कर देती है रिश्तों को नहीं संभाल पा रही हैं, या बहुत जल्दी से एक होप छोड़ देती हैं, वो उनको नहीं छोड़नी। जजमेंटल हो जाते हैं बहुत जल्दी कि अगर किसी ने मेरे साथ ये कर दिया तो शायद ये ऐसा ही होगा, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने लग जाएंगी। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, मेरे पास में ऐसे महिलाओं के, बच्चियों के इतने केसेस आते हैं, बहुत जल्दी बोल देंगे कि मैं नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकते? क्या आप में क्या इतनी क्षमता नहीं है कि आप किसी इंसान को बदल लें? चलिए बदलना भी नहीं है, लेकिन आप जो सोच रही हैं, जो जज कर रही हैं, क्या पता वो ऐसा नहीं हो। तो बहुत जल्दी हमें जज नहीं करना है, अपनी क्षमताओं को पहचानना है, अपनी होप नहीं छोड़नी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बच्चियां हैं वो एक तरह से समझ नहीं पा रही हैं अपनी लाइफ को। मेरे ख्याल से इसमें अगर मैं मेरा सोच ऐसा कहता है कि हम कभी कभी कुछ चीज़ों को ना एक्सपीरियंस नहीं करते। एक होता है चीज़ों को सिर्फ देखना, और एक होता है उसको जीना, एक्सपीरियंस करना। तो जैसे आपने कहा, तो हम बचपन में हमारे लिए हर चीज़ बड़ी होती थी, मतलब हम एक दिन जब जीते थे पूरा तो वो बहुत बड़ा होता था। आज हम कहते हैं कि फटाफट ज़िंदगी जा रही है, फटाफट ख़त्म हो रही हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल हमारे पास में हर चीज़ बैक टू बैक वर्क की तरह से है, टास्क की तरह से है कि अभी मुझे ये काम फिनिश करना है, फिर ये काम फिनिश करना है, फिर ये काम फिनिश करना है। लेकिन पहले हम अपने बचपन में हर चीज़ नई होती थी हमारे लिए। स्कूल का पहला दिन भी नया है, दूसरा दिन भी नया है, किसी से मिलना भी नया है, कुछ बाज़ार जाना भी नया है। तो हम सारी चीज़ों को अनुभव के तौर पर लेते थे। और शादी या ब्याह जो भी चीज़ें हैं या रिश्ते हैं वो भी हमारे लिए नए ही हैं। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि जो टीनेजर्स वाली जो लाइफ होती है, टीनेज लाइफ में ही आप अपने इतने सारे अफेयर्स हो जाते हैं, इतने सारे रिश्तों, तो वो क्रेविंग जो है कुछ देखने की या कुछ जानने की, वो क्रेविंग पहले ही ख़त्म हो चुकी होती है। तो और सैचुरेशन शायद आ गया होता है। भी और लाइक ये भी है कि एक वैल्यू, हमें हर चीज़ की वैल्यू होती है, करनी चाहिए। बिल्कुल, हर एक चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए और उसी तरह से उस चीज़ को लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसी के तौर पे हम चलते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हर दिन नया होता है जिस तरह से, वैसे ही आगे की जो लाइफ है उसको भी हमें इस तरह से एक नवीनता से ही देखना चाहिए। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो फिर आगे आने वाले टाइम के लिए हमारे डिसीजंस भी कमज़ोर होते चले जाएंगे। आपको कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी लगा है कि कोई ऐसा रिग्रेट हो, किसी चीज़ को लेके पछतावा हो कि
काश मैंने ये किया होता, इस वक्त पे किया होता, या ये छूट गया, काश मैंने ये भी मेरे पास आज होता, ऐसा कुछ सोच के आपको कभी कोई पछतावा या कोई किसी चीज़ को अफसोस किसी चीज़ को लेकर के? देखिए, वो पल अफसोस के नहीं होते, मैं मानती हूँ सबक के होते हैं। ओके। बिकॉज़ क्या होता है कि जैसे मैं एक पछतावे की बात करती हूँ कि जब मैं स्कूल में थी, स्कूल टाइम में जो बुलिंग होती थी, कॉमन होती थी। हाँ। बुलिंग की जाती थी, गर्ल्स पे कुछ बोला जाता था, ताने कसे जाते पर वो ऐसा समय था कि ऐसे हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोलने की, या ऐसा सोचते थे कि नहीं छोड़ो, कौन उलझेगा, चुपचाप निकल जाइए वहाँ से। तो बुलिंग का बहुत सामना किया मैंने। लेकिन जब मैं आज सोचती हूँ कि मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं उनको बोल सकती थी, मैं उसका कहते हैं ना कि उसका मैं सामना कर सकते थे, उसका बिल्कुल अच्छे से सामना कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैं इसको मानती हूँ कि वो मेरे लिए सबक था। जो आज की मनीषा सिंह है, उसको कोई इस तरह से कुछ नहीं कह सकता। मैं मतलब, और अगर गलत है तो उसको मैंने गलत कहना सीखा है, और उसका जो गलत है उसका सामना भी किया है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ आई जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत आ रही है अपने सामने, तो उसको मैंने अपोज़ करना सीखा और उसको अपोज़ किया है। हर बार गलत को गलत बोला है, और जो सही है वो सही है। पर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद आपका पेशेंस, आपका एक्सपीरियंसेस इतनी सारी जगहों पर, उसने आज की मनीषा सिंह को तैयार किया है। बिल्कुल, वो सबक जो रहता आज, है। हाँ बिल्कुल। एक चलते चलते हम एक छोटा सा गेम खेलना चाहेंगे, जिसमें मैं आपसे कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल करना चाहूँगी जो कि आपकी पर्सनैलिटी को हमें जानने के लिए और हमारे दर्शकों को जानने के लिए मदद करेंगे। तो आप अपने आप को एक शब्द में या 2 शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगी? मैं एक संवेदनशील महिला हूँ, लेकिन एक हिम्मत के साथ, एक शक्ति के साथ आगे बढ़ रही हूँ। हाउ स्वीट। एक किताब कोई, या कोई कोट, या कहीं किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो जिसने आपकी सोच बदल दी हो? देखिए, अभी अगर हम राजनीति में, तो राजनीति की बात करते हैं। अपने वाजपेयी जी की कुछ लाइनें हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इससे आपकी सोच बदल दी? बिल्कुल। उनकी और भी लाइनें हैं कि नवदीप जलाएंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं। एक जो है, मैं हमेशा जब महिलाएं होती है तब मैं बोलती हूँ कि मैं शक्ति हूँ, समर्थ हूँ। मैं शक्ति हूँ, समर्थ हूँ, मैं वो हूँ जो हर विरोध ने कहा मैं नहीं हूँ। हाउ स्वीट। तो आपके राजनीति में, मैं एक बीच में एक सवाल लेती हूँ कि राजनीति में आपके लिए एक जो आपके गुरु हैं, या जिनको आप अपना आदर्श मानती हैं, वो कौन है? देखिए, अगर मैं शुरू से अगर बात करती हूँ, हम हर स्टेज में अपने मेंटर्स और ये चेंज होते रहते हैं। तो जब मैं बात करती हूँ, शुरुआत की, तो वहाँ पे महारानी गायत्री देवी मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि एक देखिए, उन्होंने एक घूंघट से निकलकर, एक राजमहल से निकलकर ज़मीन पर आकर उन्होंने सेवा की। वो समाज सेवा भी की उन्होंने, राजनीति में भी गईं, वो जेल में भी गईं। उन्होंने अपने और अपना जीवन भी जिया उन्होंने। जो वो चाहती थी, वो पोलो भी खेलती थी, घुड़सवारी भी करती थी, उनको गाड़ियों का भी बहुत शौक़ था। तो मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ उसको। तो वो मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, उनकी जीवनी पढ़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मेरी जीवनी में कहीं ना कहीं उसको आप देखती हैं। बिल्कुल देखती हूँ। तो वहाँ से शुरुआत है। तो मेरी वो बहुत बड़ी प्रेरणा है, एक आदर्श है। फिर उसके बाद में अगर हम राजनीति की बात करते हैं, तो मैं मानती हूँ वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। उन्होंने जो राजनीति है, उनके मायने ही अलग दिखाए हैं। उनसे ये सीख मिलती है कि विचारों में स्पष्टता हो और बोली में शालीनता हो। ओके। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या है? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जो हम चाहते हैं वो करके ही दिखाएंगे। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, हम सोचते रह जाएंगे, वो नहीं करना है। आपके लिए असली शक्ति क्या है? पैसा, पद, या प्रभाव? देखिए, प्रभाव मेरे लिए सबसे
बड़ी बात है, क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे अगर अपना प्रभाव छोड़कर आते हैं तो एक आखिरी सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है कि क्या आप तैयार हैं उस सवाल के लिए? बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप आज प्रधानमंत्री हैं तो आपका एक सबसे बड़ा फैसला क्या होगा या सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? देखिए, जिस तरह से जो समय की मांग होगी, मेन है कि आज तक हमारे जो, मैं माननीय मोदी जी की बात करती हूँ, उन्होंने जो आज के समय की मांग है उनको रखा, उनको देखा और वो ही बदलाव किए। तो उसी तरह से मैं भी अपने पूरे टीम की सर्वसम्मति के साथ में जो बदलाव है, जो मांग है, उन्हीं के ऊपर काम करूँगी। और मेन चीज़ है कि ज़मीनी स्तर पे वो बदलाव हो और अपने राष्ट्र के लिए मैं अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने जनता को समर्पित करते हुए वो सभी काम करूँगी जो उनके हित में है। तो यानी कि आप एक ट्रू राजनीतिक नेता के तौर पर तैयार हैं उतरने के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मनीषा सिंह जी, और आपके अच्छे करियर के लिए और आपके बहुत सारे अच्छे आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए लोकमत राजस्थान की पूरी टीम की तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं। और आप यहाँ आई, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और पूरी लोकमत टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। एक नारी जब ये तय करती है तो सिर्फ रास्ता ही नहीं बनाती, इतिहास भी रचती है। आज मनीषा जी से मिलकर यह स्पष्ट हुआ कि शक्ति केवल बोलने में ही नहीं, संघर्ष करने और उठ खड़े होने में भी होती है। उनकी यात्रा और उनके विचार हर उस लड़की के लिए रोशनी की किरण है जो अपने सपनों के रास्ते पर चलना चाहती है, चाहे समाज कुछ कहे, चाहे परिवार कुछ कहे। मैं मनीषा जी का धन्यवाद करती हूँ और इस सार्थक और सशक्त संवाद के लिए मैं उनके लिए आभार व्यक्त करती हूँ पूरे लोकमत राजस्थान की टीम की तरफ से। और हम आशा करते हैं कि उनकी कहानी कई विचारों को, कई दिलों को और आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा दिखाएगी। लोकमत राजस्थान की तरफ से ये था हमारा आज का पॉडकास्ट स्पेशल। आगे आने वाले समय में हम फिर किसी नई हस्ती के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।